and welcome to the video series on history, chapter number 1, the French Revolution, class 9. Now, today we will discuss about the French Revolution of 14 July 1789. The city of Paris was in state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors separate that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a Pioplasi militia. They broke into a number of government building in search of arms. 5. इसमें क्या बताया गया है कि इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक तरह से बहुत ही स्पेशल मूवमेंट का जिक्र किया गया है। जो बेस्ट, ये आप पिक्चर में देख रहे हो, जिस तरह से एक किला है, ठीक है, बेस्टाइल जो किला था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था वहाँ के फ्रांस के नागरिकों ने। 7,000 औरतें और आदमियों ने मिलकर इसको एक तरह से जलाकर राख कर दिया था। यहाँ पर जितने भी हथियार थे, जितने गोला बारूद थे, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे। और उसके बाद ये जो किले को क्यों जलाया, अब आप सोच सकते हैं, क्योंकि किला जो था एक तरह से किंग की डिक्टेटरशिप का प्रतीक था। इस वजह से जो फ्रांस के लोगों ने इसको जलाकर राख कर दिया। और इस वजह से वो फ्रांस में जो इनक्वालिटी थी, जो स्पेशल राइट्स जो लोगों को किंग्स को मिले हुए थे, जो एक तरह से उसको ख़त्म करने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए, सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह से इस रेवोल्यूशन को जो है वो एक तरह से जन्म दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीन जो है वो 14 जुलाई 1789 का है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो इस सीन को पहले मतलब चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही बताया गया है, ताकि जो है आप समझ सके कि किस तरह से रेवोल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा हुज लेवल पे जो है वो रेवोल्यूशन हुआ तक। और फ्रांस की पूरी जनता जो थी वो यूनाइट होकर किस तरह से उन्होंने बेस्टाइल किले पर अटैक कर दिया। ठीक है, ये जो आप आने वाला जो टाइम है यानी 1789 का जो टाइम है उसको आप अच्छे से समझ पाए, इस वजह से चैप्टर की स्टार्टिंग में ही इसको बता दिया गया है। अब बात करते हैं कि रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके मेन रीजंस क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, ये इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये इस पिक्चर में बताया गया कि इस तरह से एक विजयी तिरंगा जो है लोग वहाँ पर अपने तिरंगे को आगे फहरा रहे हैं और आगे उसको मतलब इनकरेज कर रहे हैं किस तरह से उनको फ्रीडम मिली फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और किस तरह से उन्होंने आगे जो है एक तरह से शासन को इनकरेज करने के लिए एक तरह से गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट वो चाहते थे कि ऐसी गवर्नमेंट हो जहाँ पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड एक तरह से जुडिशरी का पूरा प्रतिनिधित्व हो, जिस और गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो आगे आए। तो यहाँ पर उसी पिक्चर की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर के देख लेते हैं एक बार, इसमें रीजंस। अब रीजंस क्या हैं एक बार इसको देख लेते हैं। रीजंस क्या हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के? इन 1700 फ्रेंच वॉज द कल्चर कैपिटल ऑफ यूरोप, home to numerous enlightenment thinkers and health wealth। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला कि एक तरह से जो थिंकर्स मतलब समझ पा रहे हैं आप कि जो राइटर्स थे, जो एक तरह से न्यूज़पेपर में लिखते थे, जो मैगजीन्स में लिखते थे, जो एक तरह से उन्होंने हुज लेवल पे पोएम्स लिखी और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग जो चीज़ें लिखी कि सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, सोशल कॉन्टैक्ट होनी चाहिए। बहुत ही फेमस जो हैं वो मतलब राइटर्स हुए जिन्होंने फ्रांस में एक तरह से इनलाइनमेंट लाने के लिए, एक यूनाइट करने के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। किंग लुइस 16 वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग। अब यही किंग है जिसके खिलाफ पूरा एक तरह से उसको हटाने के लिए रेवोल्यूशन हुआ। ये जो लुइस 16 जो था, ठीक है, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, लुइस 16 वॉज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग जो था यूरोप का। आफ्टर द डेथ इन 1715 लुइस 15 एंड लुइस 16 continue to rule France as absolute monarchy system तो था ही वहाँ पर।
ठीक है। तो लुइस 15 की डेथ के बाद 1715 में उनके बाद ये जो है किंग लुइस जो थे वो शासन उनका आया, उनके अधिकार में आया। उसके बाद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो थी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, एक तरह से देखा जाए तो कीमतें बहुत ज़्यादा थी। मतलब एक ब्रेड लेने के लिए, एक रोटी या आटा लेने के लिए भी उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता। आफ्टर दैट जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने अब यहाँ तक तो पढ़ लिया, उसके बाद जो है लुई 16 की जो शादी है वो मैरी एंटोनॉट से हो जाती है। वो बहुत सारा पैसा जो है खर्च करते हैं अपने ड्रेसेस पर, अपनी लग्जरी लाइफ में, और किस तरह से जो टैक्सेस का आम जनता का पैसा है वो किस तरह लग्जरी स्पेंडिंग लाइफ में स्पेंड करते हैं। उसके बाद वॉर जब होता है तो उसमें किस तरह से उधार जब उन पर चढ़ जाता है तो उसको पे करने के लिए वो सारा हुज अमाउंट जो है वो खर्च करते हैं। यानी कि पहला कारण, सबसे बड़ा कारण बना। तो आप इन कारणों को, इन कॉजेज को काउंट कर सकते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बना, ठीक है। सबसे पहला कि मतलब वो जनता का टैक्सेस का जो पैसा है, जो उनके डेवलपमेंट, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर लगना चाहिए, वो पैसा जो है वो अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए बिताते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये सेकंड जो न्यू वर्ड्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब देखिए क्या रीज़न बनते हैं। लिवरे, लिवरे जो है वो क्या है, फ्रांस की करेंसी है, ठीक है। जिस तरह से इंडिया की रुपीस है, पैसे हैं, उसी तरह से फ्रांस की क्या है, लिवरे। नाउ इसमें बात की जाती है, सेकंड वर्ड देखिए टाइथ। टाइथ जो है वो एक टैक्स है जो चर्च के द्वारा लिया जाता था। 1/10 टैक्स जो है एग्रीकल्चर पर लिया जाता था। नाउ नेक्स्ट इज टाइल। टाइल जो है वो भी एक टैक्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता था, ठीक है। ये डायरेक्टली टैक्स था। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट होता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट लिया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जो वस्तुओं के साथ जुड़कर लगता है। अब आपको समझ आया। पहला पॉइंट था लग्जरी लाइफ जो जीत रहे थे, वो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बना। सेकंड जो है वो एक तरह से जो ये टैक्सेस लिए जाते थे, जो हुज परसेंटेज में होते थे, वो भी एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बना। नाउ अगला कारण देखते हैं जो बहुत बड़ा कारण है, वो है कि एक तरह से इनइक्वलिटी का कारण। यहाँ पर देखो कैलर्जी सिस्टम देखिए, ठीक है, जो और नॉबल्टी एंड पीजेंट। तो कैलर्जी में कौन आते थे, कैलर्जी में आते थे आपके जो चर्च के जो प्रेजेंट हो गए, या वहाँ के जो लोग होते हैं चर्च में रहने वाले मुख्य जो पादरी होते हैं, वो कैलर्जिस उसमें आते थे। नॉबल्टी में जो नॉबल लोग हो गए, किंग हो गए, किंग के रिश्तेदार हो गए, वो नॉबल उसमें आते थे जो 20% होते थे। यहाँ पर मैंने परसेंटेज भी बताई हुई कि 20% में नॉबल्टी एंड 6% इन कैलर्जी, ठीक है। 1 लाख कैलर्जी लोग हो गए और नॉबल्टी में 4 लाख हो गए। और पीजेंट में देखिए, पीजेंट में कहीं ना कहीं 24 लाख से भी ज़्यादा लोग आते थे, मतलब कॉमन पीपल, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कॉमन पीपल की। इसको देखिए किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो कॉमन पीपल में सभी आ गए, चाहे वो मर्चेंट हो गए, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो छोटे छोटे व्यापारी हैं, ठीक है। ये सारे जो सिटी वर्कर्स हो गए वो सारे थर्ड स्टेट में आते थे। जो सिर्फ, अब इनइक्वलिटी कैसे है, इनइक्वलिटी ऐसे है कि ना तो फर्स्ट स्टेट, 3 स्टेट की बात की गई है, याद रखना। 3 स्टेट में कैलर्जी, नॉबल्टी और कौन है, कॉमन पीपल, ठीक है। थर्ड स्टेट में तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो है वो टैक्स पे नहीं करती थी। कौन पे करता था, सारा का सारा टैक्स का भार जो था वो थर्ड स्टेट पर था। तो ये क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी को, अनइक्वालिटी को शो कर रहा है। तो ये एक तरह से ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न बना। तो आप साथ साथ काउंट कर सकते हैं कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो बॉर्न हो रहा है यहाँ पर। और इसके बाद ये जो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ अलाइनमेंट, ये भी एक तरह से लोगों में एक ऐसा युग आया कि जहाँ पर एक अपने अनइक्वलिटी और इस तरह से सोशल कॉन्टैक्ट के बारे में लोगों को पता लगा। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर और है जहाँ पर हम अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं कैलर्जी को, नॉबल्टी को एंड कॉमन पीपल को। यहाँ पर देखिए नीचे 1 वोट 1 वोट 1 वोट, ये भी एक अनइक्वलिटी को शो कर रहा है। जब भी पार्लियामेंट होती थी, वहाँ का जो मीटिंग्स होती थी, जहाँ पर मीटिंग्स में कोई डिसीजन लिया जाता था,
तो ये जो वन वोट देते थे कैलर्जी और वन वोट किंग, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन से वन वोट, दैट मीन्स कि किस तरह से अनइक्वलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि द स्ट्रगल टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए, ये अब एक नेक्स्ट कारण जो है वो जुड़ जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से पेनफुल लाइफ जो है वो जीनी पड़ रही है, क्योंकि पाव भर रोटी के लिए एक पाव आटे के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा जो हाई इन्फ्लेशन था वहाँ पर, ठीक है, कीमतें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कभी ना कभी ड्रॉट आते रहते थे और इस तरह से फ्लड आते रहते थे, तो एक तरह से जो नेचुरल सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अनजस्टिस थी या अनफेवर में थी उनके। उसके बाद जो कीमतें जो थी वो वस्तुओं की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। अब एक न्यू वर्ड की बात कर लेते हैं, ये न्यू वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लेसन में, जो मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में और आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें देखिए सब्सटेंस क्राइसिस की बात की गई है। सब्सटेंस क्राइसिस होता है जीविका संकट, मतलब जीने का संकट पैदा हो जाना। ठीक है, जहाँ पर जो जीने के संकट, जैसे कि अभी मैंने आपको क्लैरिफाई किया, अगर कोई क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से कोई इस तरह से जब बाढ़ आ गई या कुछ ऐसा हो गया, जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो उनको जीविका का संकट पैदा हो जाता था, जहाँ पर उनको बहुत महंगी वस्तुएं खरीदनी पड़ती थी। अब एक और कारण है यहाँ पर, देखिए ये जो थिंकर्स के नाम हैं जो मैंने अलग से आइडेंटिफाई किए हैं, जॉन लॉक, जीन जैक्यूस रूसो, जो ये बहुत बड़े लेखक हुए हैं, जो आने वाले टाइम में जब हिस्ट्री आगे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें ये नाम आपको बार बार सुनाई देंगे। लॉक एंड रूसो, ये एक तरह से क्रांति लाने में, रेवोल्यूशन लाने में इन्होंने बहुत मदद करी, क्योंकि इन्होंने बात करी लिबर्टी की, इन्होंने बात करी इक्वलिटी की, इन्होंने बात करी सोशल कॉन्टैक्ट की। ठीक है, यहाँ पर लॉक के बारे में देखिए, लॉक के बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में, बुक का नाम है टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट, अपनी बुक में उन्होंने क्या बोला है कि एक तरह से डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क की बात करी है, कि एक तरह से दैवीय शक्ति है और इस तरह से हम उसका मोनार्की सिस्टम का विरोध करना चाहिए, एक तरह से इक्वलिटी होनी चाहिए सिस्टम में। अब रूसो बात करते हैं, रूसो जो बात करते हैं वो भी एक सोशल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने भी अपनी बुक्स में जो आइडिया दिया है, जो आइडियोलॉजी उन्होंने रखी है रूसो ने, वो भी एक सोशल कॉन्टैक्ट मतलब गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, कॉमन पीपल के बीच में एक ऐसा समझौता होना चाहिए जो लोगों की फेवर में होना चाहिए, चाहे वो राइट्स हो, इक्वलिटी हो, समानता है, आपका फ्रीडम है। ठीक है, ये जो है एक सोशल कॉन्टैक्ट जो होना चाहिए, जो बहुत ही फेयर होना चाहिए लोगों के लिए। एक तो रूसो ने ये बात करी, ऊपर से उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे चलनी चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर विधायिका होनी चाहिए, ठीक है, कार्यपालिका होनी चाहिए, और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका होनी चाहिए। अब ये दोनों थिंकर्स का, आपको दोनों जो लेखक हैं लॉक और रूसो का, आपको समझ में आ गया होगा। ये भी ऐसे और भी बहुत सारे लेखक हुए जो रेवोल्यूशन लाने में इन्होंने बहुत बहुत बड़ी मदद करी। अब आप काउंट कर सकते हैं कि क्या क्या रीज़न थे जो जिस वजह से एक तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बने। फर्स्ट इज जो लग्जरी लाइफ किंग जी रहे थे, सेकंड सोशल इनइक्वालिटी हो गया, सोशल अनइक्वालिटी हो गया, थर्ड इज किस तरह से टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और ये फोर्थ इज ये जो थिंकर्स जो थे, जो लेखक जो थे, उनकी आइडियोलॉजी की वजह से जो है रेवोल्यूशन जो है वो इनकरेज हुआ। अब यहाँ पर देखिए वही सेम कारण है जो अभी मैंने पढ़ाए हैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के, क्राइसिस ऑफ द फ्रेंच मोनार्की हो गया, टैक्सिस हो गया, एरिस्टोक्रेसी और कैलर्जी और अलाइनमेंट मूवमेंट हो गया, कि जिस वजह से लोग जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ, एक रेवोल्यूशन की तरफ वो बढ़े। ठीक है, वही कारण है जो भी अभी मैंने गिनाए हैं आपको।
नाउ नेक्स्ट इज, इसमें भी सेम अभी जो बताया है किस तरह से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रही। लुई 16 में 16 जो है वो गद्दी संभाली उन्होंने, और वो भी अनकंडीशनल रीजंस में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़े हुए थे और बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ा हुआ था। ये भी देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 में सेम वही बात है जो मैंने बताई कि 1789 में स्टेट जनरल जो थी हैड बीन कॉल्ड बाय अ फ्रेंच मोनार्क इन 175 ईयर्स। स्टेट जो गवर्नमेंट जो थी 175 ईयर्स तक चला। उसके बाद थर्ड स्टेट जो थी वो बहुत ज़्यादा एक तरह से मिडिल जो क्लास थी, जहाँ पर डिवाइन फोर्स हुआ किसका, रेवोल्यूशन का। यहाँ पर जो बात की जा रही है टैक्सेस की, किस तरह से टैक्सेस जो थे वो ओवरलोड हो चुके थे आम जनता पर। नाउ जून 14 1789 में स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल एंड न्यू नेशनल असेंबली, मतलब उन अभी हमने जब फर्स्ट पेज में पढ़ा था उसमें कि किस तरह से बेस्टाइल पर अटैक कर दिया गया था, और आफ्टर दैट न्यू नेशनल असेंबली डिक्लेयर हुई। ठीक है, जब अभी तक बात कर रहे थे, जब अटैक कर दिया उन्होंने बेस्टाइल पे, तो तब उसके बाद न्यू नेशनल असेंबली डिक्लेयर हुई, जहां पर बात की गई राइट्स ऑफ मैन की, सिटीजन्स की, लिबर्टी की, प्रॉपर्टी की, सिक्योरिटी की। ठीक है, इस तरह से राइट्स की बात की गई। नाउ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद न्यू इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, यहाँ पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया जल्दबाजी में। नाउ इसके बाद 4 फेजेस है, ये याद रखना। ठीक है, एक तरह से आपको बहुत क्लियरली पता रहना चाहिए कि नेशनल असेंबली बनी कब, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के अटैक के बाद 1789 में। आपको ये डेट जो है वो याद रखनी है हमेशा हमेशा के लिए। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 14 जुलाई 1789 को, तो उस समय उसके बाद नेशनल असेंबली बनी। ठीक है, नेशनल असेंबली के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली 1791 से लेकर 1792, एंड कन्वेंशन जो है 1792 1795, और डायरेक्टरी जो है 1795 और 1799। ये जो तीनों पॉइंट है, यानी कन्वेंशन और डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, वो मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ आपको क्या है ये। यहाँ पर देख लीजिए नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो है, अभी मैंने बताया कि जैसे बेस्टाइल पर अटैक किया गया आम जनता के द्वारा, क्योंकि वो जो बेस्टाइल किला जो था वो किसका प्रतीक था, एक मोनार्की सिस्टम का था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा हेट करते थे, क्योंकि टैक्सेस उन पर उनकी लाद दिए गए थे, बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया गया था। ठीक है, जो अब नेशनल असेंबली बनाई गई, नेशनल असेंबली में अभी मैंने बताया आपको राइट्स की बात की गई, अप्रूव द डेडिशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है, नाउ सीज चर्च को क्या कर लिया गया, चर्च पर कब्जा कर लिया गया, और जो जितना भी एक तरह से कैलर्जी पेड एम्प्लॉयज़ रॉट कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिड्यूस द किंग पावर। बहुत ज़्यादा पैसा जो था चर्च में, 20 अरब लिवरे जो था वो उस पर कब्जा कर लिया गया था, जो चर्च की तरफ से वसूला जाता था टैक्स जो था। ठीक है, नाउ उसके बाद आप बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो है कॉमन जो असेंबली बनी। ठीक है, वहाँ पर बात की जा रही है डोमेस्टिक इश्यूज की। डिक्लेयर्ड वॉर यहाँ पर अनाउंस कर दी गई ऑस्ट्रिया से इन अप्रैल 1792 में, जो एक अनदर जो था वो लोड पड़ा आम जनता पर ही। अब आफ्टर दैट नेशनल कन्वेंशन जो है वो अलाउ कर दिया गया 1792 में, जिस वजह से ये स्टेप उठाए गए। देखिए, फर्स्ट इज एंड इन मोनार्की सिस्टम का एंड हो गया यहाँ पर, राइट, एंड एग्जीक्यूटेड ल्यूस 16 फॉर ट्रीजन, और इससे ल्यूस 16 पर ट्रीजन मीन्स देशद्रोह का मामला लगा दिया गया कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, और उसके बाद उनको क्या कर दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, एंड आफ्टर दैट उनको डेथ की सजा जो है वो सुनाई गई। नाउ इंक्रीज साइज ऑफ आर्मी का साइज इंक्रीज कर दिया गया। अब इन पावर ड्यूरिंग रीजन ऑफ टेरर जो है वो आगे मैं क्लैरिफाई करूंगी। रीजन ऑफ टेरर का युग आ गया यहाँ पर, यानी आतंक का युद्ध आ गया। सारा जो गवर्नमेंट जो थी वो किसके हाथों में चली गई, जो मतलब लुई 16 के बाद जो सारी जो गवर्नमेंट का अधिकार जो है वो जैकोबिन जो क्लब जो है, ठीक है, रॉस बेयर के हाथों में चली गई थी, जिसको बोला गया रीजन ऑफ टेरर, यानी आतंक का युद्ध, जहाँ पर उन्होंने मतलब विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लॉ, उन्होंने अपने तरीके से जो है वो गवर्नमेंट चलाई, जो एक रीज़न ऑफ टेरर का कारण बनी।
ठीक है, जहाँ पर जनता को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता था, और कोई भी अगर एक जिस पर भी शक होता था उनको जेल में डाल दिया जाता था, और गिलोटिन जो है, यानी कि गिलोटिन मीन्स कि उनको फांसी पर भी चढ़ा जाता था। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर नेशनल कन्वेंशन में रॉट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, क्रिएटेड द डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी मतलब कि ये जो सारा शासन है, यानी कि आफ्टर दैट ये जो बात कर रहे हैं कि हम जैकोबिन क्लब की बात कर रहे हैं, उसके बाद शासन जो है वो किसके हाथों में आ गया, सीधा जनता के हाथों में आ गया। ये देखिए लास्ट में ये शॉर्ट उसमें मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आए। डायरेक्टरी सिस्टम में 1795 में आया। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच बनी, ठीक है, 5 मेंबर्स की ब्रांच बनी। इसमें जो है सीधा शासन जनता के हाथों में था। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असेंबली भी बनी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनी, लेकिन क्या हुआ, ये जो असेंबलीज थी इनका आपस में ही बहुत ज़्यादा क्रैश होता था। आपस में ही मतलब इंस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल उसमें, और जिसका पूरा फ़ायदा किसने उठाया, यहाँ पर देखिए वीक, करप्ट यानी इनएफिशिएंट जो है एक जुडिशरी सिस्टम था, एक तो लेजिस्लेटिव सिस्टम था, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, और इस तरह से जो भी जुडिशरी सिस्टम था वो एक तरह से करप्ट था, ठीक है, इन एफिशिएंट पीपल थे, जिसका पूरा फायदा लास्ट में किसने उठाया, नेपोलियन ने। 1799 में नेपोलियन ने सारी पावर को अपने अधिकार में कर लिया, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कन्वेंशन की। कन्वेंशन में देखिए कन्वेंशन क्या है, 1792 और 1795 में हुआ। एक तरह से क्या हुआ कि एस्टेब्लिश द फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, फेस डोमेस्टिक ऑपोजिशन एंड स्ट्रिफ, एंड इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो भी मैंने बताया जैकोबिन जो क्लब थे, ठीक है, जिसके जो लीडर थे मैरोट हो गया, डेंटन, एंड उसके बाद रॉबेस्पियर जो हो गए, जिन्होंने पूरी सत्ता जो अपनी लीड में ले ली थी, और आफ्टर दैट किस तरह से उनका विरोध हुआ, ठीक है। यहाँ पर यस, यहाँ तक बात करी हमने रीजन ऑफ टेरर की। रीजन ऑफ टेरर मतलब आतंक का राज, जो नेशनल कन्वेंशन के जो रॉसबियर जो थे, उन्होंने किस तरह से लीडर बन के बहुत ज़्यादा एक आतंक का सिस्टम जो था वो शुरू कर दिया था। जो सस्पेक्टेड होते थे उनको भी एक तरह से मार दिया जाता। गिलोटिन जो सिस्टम था, जहाँ पर लोगों को ले जाकर फांसी पर चढ़ाया जाता था, जो भी उनके खिलाफ बोलता था, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता था। नाउ आफ्टर दैट इसका फॉल हुआ, लोगों ने बहुत कड़ा विरोध किया जैकोबिन गवर्नमेंट का, यानी कि जो लीडर थे अभी मैंने जिसके बारे में बताया, इनका बहुत ज़्यादा कड़ा विरोध किया, जिसको रॉबेस्पियर बोला गया था, इनका नाम जो था। नाउ इसके बाद यहाँ पर जो सिस्टम जो था वो जैकोबिन गवर्नमेंट जो था वो फॉल हो गया था, और जो पावर जो थी वो मिडिल क्लास के में हाथ में आ गई थी। एजुकेटिव सिस्टम लागू कर दिया था, लेजिस्लेटिव सिस्टम लागू कर दिया गया था। 5 मेंबर्स थे एजुकेटिव सिस्टम में। इसमें बाद की जो बात यहाँ पर आती है कि जब डायरेक्टरी सिस्टम लागू कर दिया, डायरेक्टरी मतलब अब सीधे पावर जो थी वो मिडिल क्लास के हाथों में आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मिसमैनेजमेंट इतना ज़्यादा था, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लैश करती थी, किसमें, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो बहुत क्लैश करती थी चीज़ें लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसके बाद बहुत ज़्यादा डिसमिस होता था चीज़ों का, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी डायरेक्टरी सिस्टम में। और जहाँ वो इक्वलिटी की लाना वाली बात करते हैं, लिबर्टी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर गवर्नमेंट में ही बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी और अनइंस्टेबिलिटी हो चुकी थी। नाउ इसका पूरा फायदा वो किसने उठाया, मिलिट्री जो डिक्टेटर थे, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका फ़ायदा उठाया, और उसने अपनी सत्ता, जो फ्रांस की जो सत्ता थी वो अपने हाथों में ले ली। यहाँ पर बात करते हैं अब जब जितना रेवोल्यूशन हुआ, दैट मीन्स कि अब नेपोलियन का जो शासन था, इसमें बात करते हैं जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें वुमेन्स का क्या रोल था। वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने पूरा कड़ा विरोध किया अपनी फ्रीडम के लिए, इक्वलिटी के लिए। इस तरह से रीजन ऑफ टेरर का जो मतलब जितना भी स्ट्रगल हुआ, चाहे वो 1789 के फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें वुमेन्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
जिस प्रकार रेवोल्यूशन के लिए जैकोबिन क्लब का नेतृत्व हुआ था, जैकोबिन क्लब टाइप के शुरुआत हुई थी, उसी प्रकार से वुमेन्स क्लब की शुरुआत हुई थी, जो वुमेन एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और अपने राइट्स के लिए जो है वो विरोध करती थी कि हमें मतलब अपने राइट्स जो हैं हमें मिलने चाहिए, इस बात का वो विरोध करती थी। नाउ अब बात करते हैं कि यहाँ पर वुमेन्स की बात करें कि वुमेन्स जो थी अपने घर संभालने के साथ साथ कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने राइट्स को लेकर भी पूरी तरह से अवेयर थी। यहाँ पर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो थी, एक तरह से स्लेवरी सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे जो था वो फैल चुका था। ठीक है, जैसे कि मतलब यूरोप के, अफ्रीका के और इस तरह से जो स्लेव जो थे वो एक देश से दूसरे देश में लेकर जाया जाता था और उनको अपने बिजनेस के लिए गुलाम बनाया जाता था। स्लेव ट्रेड जो था, मतलब दासों का व्यापार जो था वो बहुत ह्यूज लेवल पे था, जिसका धीरे धीरे विरोध होने लगा और लोग जो थे निग्रो कहकर और इस तरह से उनको छोटे छोटे जो एक तरह से नेम देकर उनको बुलाते थे और स्लेव्स को, और जिसका उन्होंने 10 मतलब बहुत लंबे समय तक जब इनका विरोध चला तो एक ऐसा कानून आया जिसमें जो है एक 1794 में, जिसका मतलब एक तरह से स्लेव्स के बेनिफिट के लिए आया कि लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स, और इस तरह से स्लेव्स जो हैं वो फ्री होंगे। लेकिन ये जो कानून है वो 10 सालों तक कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म तक ही वो एग्जीक्यूट रहा, उसके बाद बहुत लंबे समय तक ये सिस्टम चलता रहा। ये देखिए पूरी तरह से अगर स्लेवरी सिस्टम जो है, स्लेव ट्रेड होता था, लोगों को पकड़ के अफ्रीका से दूसरे देशों में, यूरोप, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान और दूसरे देशों में जो था वो एक तरह से दास बनाकर लेकर जाया जाता था और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था, जिस वजह से उनको इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर बहुत ज़्यादा एक तरह से ह्यूमिलेट किया जाता था। नाउ ये बहुत लंबे समय तक चला है जो पीरियड जो था। उसके बाद आफ्टर देयर स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848 में। 1848 में जाकर स्लेवरी सिस्टम जो था वो थोड़ा एबॉलिश हुआ। नाउ अब बात करते हैं जो पूरा सिस्टम हमने, अब पूरा लेसन जो पढ़ा उसमें कि स्टार्टिंग में क्या हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने एक पिक्चर देखा था जिसमें बेस्टाइल जो था किले को पूरा ध्वस्त कर दिया गया था लोगों के द्वारा। उसके बाद हमने स्टेट सिस्टम के बारे में पढ़ा, कैलर्जी, नोबेल्टी एंड जो कॉमन पीपल थे। एंड आफ्टर दैट किस तरह से नेशनल असेंबली गठित हुई, कन्वेंशन हुआ एंड डायरेक्टरी सिस्टम आया एंड उसके बाद नेपोलियन सिस्टम आया। नाउ इसमें नेपोलियन जो आया 1804, नाउ उसके बाद जो उसने नेबरिंग कंट्रीज़ को जो था वो जीतने का प्रयास किया एंड उसके बाद बहुत तरीके से कि कहीं ना कहीं नेपोलियन जो था ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आया, वेट एंड मेजर्स का, एंड डेसिमल सिस्टम भी उसने प्रोवाइड किया। नाउ नेपोलियन जो था एक तरह से फ्रीडम के लिए, वो लोगों की फ्रीडम के लिए वो कहीं ना कहीं उसने प्रयास किया एंड एवरीवेयर इन इन्वेडिक फोर्स, और मतलब दूसरी सत्ताओं को जीतने के लिए भी उसने अपनी आर्मीज को गठित किया। नाउ यहाँ पर बात करते हैं फाइनली ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1850। वाटरलू के एक युद्ध में आखिर वो हार गया एंड बाद में किस तरह से जो था एक तरह से मॉडर्न जो लॉ वो लेकर आना चाहता था और उसकी जो रेवोल्यूशन जो एक तरह से जो प्लान थे वो किस तरह से असरकारक हुए, वो बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी कहीं ना कहीं याद किया जाता है उनको उनको उनके जो एक तरह से रेवोल्यूशनरी जो प्लान थे वो किस तरह से आज भी रिमेंबर किए जाते हैं। तो ये कंक्लूजन है। तो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही मतलब कहीं घटनाएं जो हुई, उतार चढ़ाव हुआ, जिसमें आप जो हैं बहुत इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। और इसको ये जितना भी लेसन मैंने अभी करवाया है इस वीडियो में, तो ये एक तरह से आपके नोट्स ही हैं। तो इस वीडियो को पॉज कर करके आप इसके नोट्स को जितना भी है वीडियोस में उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का। नाउ अच्छे से आप समझे होंगे। ठीक है, और एक दो बार एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।